नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको नवरात्रा की शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमने देखा पिछली क्लास में कि गुलामी प्रथा ख़त्म होकर सामंतवादी युग का प्रारंभ हुआ। और सामंतवादी युग में आज हम देखेंगे कि किस तरह उत्पादन होता था, कौन कौन सी वो उत्पादन की शक्तियाँ थी, कौन सी उत्पादन विधि थी जिसके कारण गुलाम अवस्था खत्म हुई और सामंतवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। ये पूंजीवाद अगला युग है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा चिंतित था। तो हुआ ये कि जब सामंतवाद शुरू हुआ तो 400 सालों में लगभग पूरे यूरोप महाद्वीप में सामंतवाद फैल चुका था। और सामंतवाद के अंतर्गत होता ये था कि एक तो वो वर्ग था जो ज़मीन का धारक था, एक वो वर्ग था जो ज़मीन पर अपने श्रम से काम करते थे। यानी एक तो वो वर्ग था जो ज़मीन का मालिक था, एक वो वर्ग था जो केवल श्रम का मालिक था, यानी अपने शरीर के करने वाले श्रम का ही मालिक था। अब इसमें कई तरह की पद सोपान थे। जैसे सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे जागीरदार होते थे जिनको नोबल बोलते थे, और उन नोबल के नीचे नाइट्स होते थे जिनको हम जमींदार कह सकते थे, और जमींदारों के नीचे कृषक और अर्धकृषक होते थे। कृषक को हम पीजेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और अर्धकृषक को सर्फ बोलते हैं, SERF, सर्फ। तो ये कुछ व्यवस्था इस तरह की थी। तो राजा, ये व्यवस्था इसलिए हुई कि अब राजा को पूरे अपने साम्राज्य को देखने के लिए ज़रूरी था कि सेना रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये जो जागीरदारों से नीचे जमींदार थे, ये जमींदार खुद अपने सेनाएं रखते थे। ये वॉरियर योद्धा हुआ करते थे, मूल रूप से ये योद्धा थे, और इनके पास सेनाएं हुआ करती थी। तो कई सारे जमींदार मिलकर एक जागीरदार के नीचे होते थे। तो इस तरह एक जागीरदार की सेना हो जाती थी, इस तरह कई जागीरदारों की सेना थी। अब राजा सेना नहीं रखता था, ध्यान रखिए, सिर्फ थोड़ी बहुत सेना रखता था, लेकिन अब उसने अपने काम का, अपने सब ज़मीन का बंटवारा कर दिया था। और पहले जो रोमन साम्राज्य में था कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, वैसी व्यवस्था अब थी नहीं सैनिकों की। और राजा, जागीरदार, जमींदार, ये ज़मीन के स्वामित्व वाले लोग थे। तो कार्ल मार्क्स के शब्दों में ये तो शोषक वर्ग था जो शोषण करता था, और जो किसान और अर्ध किसान थे वो शोषित वर्ग था जिनका शोषण होता था। अब ये व्यवस्था कार्ल मार्क्स कहता है कि यहाँ भी ये दो वर्ग हो गए, तो इन दोनों वर्गों में आपस में संघर्ष चलता रहा। अब होता क्या था? होता ये था कि किसानों को ज़मीन दे दी जाती थी, किसान और अर्ध किसानों को। तो जिनको ज़मीन दे दी जाती थी उनमें जो किसान होते थे वो तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र होते थे। उनसे लगान वसूल किया जाता था, निश्चित लगान कर दिया जाता था, वो लगान वसूल किया जाता था। और जो अर्ध किसान थे उनकी स्थिति निश्चित लगान की नहीं थी। उनकी स्थिति ये थी कि उनको ज़मींदार की खेती पर काम करना होता था, और उनको छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। और उनको ज़मीन का टुकड़ा दिए जाने के कारण वो उस ज़मीन को अपनी मानते थे ज़मीन, इसलिए औजारों का भी ध्यान रखते थे, पशुओं का भी ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि अब वो छोटे से ही सही, लेकिन अपने आप में हल्का सा स्वतंत्रता उनको मिल गई थी गुलामों की तुलना में, है ना। आप गुलामों की तुलना कीजिए जो पहली अवस्था थी, अब उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल गई थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब औजार भी बहुत अच्छे अच्छे रखने लगे, और ये जो अर्ध किसान थे, मूल रूप से किसान और अर्ध किसान थे, इन्होंने अपने खुद के औजार होने के नाते ये औजारों का ध्यान भी रखते थे और औजारों का विकास भी होने लगा। साथ में ही पवन चक्कियों का, पानी की चक्कियों का विकास होने लगा। और हम जानते हैं, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भाप की शक्ति का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यापारिक
केंद्रों का विकास हुआ, वाणिज्यिक केंद्रों का विकास हुआ। अब वाणिज्यिक केंद्रों का विकास हुआ तो ये जो फसल और ये थी, यातायात के साधनों का विकास हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो किसान और अर्ध किसान थे वो शहरों में आने लगे, छोड़ छोड़ कर। अगर उनकी ज़रूरत होती तो वो शहरों में आ जाते, शहरों में आके हस्तशिल्प का काम करते। और ये जो भाप की शक्ति का विकास, रेलवे का विकास, पवन शक्ति का विकास, पानी की शक्ति का विकास, यातायात के साधनों का विकास, टेलीग्राफ का विकास, ये जब हुआ और कागज़ का विकास, बारूद का विकास, ये सब होने से ये जो वाणिज्यिक केंद्र बनने लगे, वो शहर उन लोगों को भी जगह देने लगे जो लोग हस्तशिल्प में माहिर थे और जो किसानी छोड़ छोड़ के शहरों में आते थे, जो हस्तशिल्प में माहिर था। क्योंकि अब गुलाम नहीं थे, किसान और अर्ध किसान गुलाम नहीं थे, वो उनको तुलनात्मक स्वतंत्रता थी। तो वो शहरों में आने लगे तो शहरों में एक नए उत्पादन शक्ति का विकास हुआ, जिसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ शक्ति बोलता है और बुर्जुआ वर्ग बोलता है। अब वो धीरे धीरे प्रभावशाली होने लगा। वो वर्ग धीरे धीरे बेहद प्रभावशाली होने लगा। और ये जो ये वाणिज्यिक शहर थे, ये अब औद्योगिक शहरों में परिवर्तित होने लगे, वहाँ उद्योग स्थापित होने लगे। इस तरह 100 साल में इतना ज़्यादा विकास हुआ जितना पिछले 10,000 साल में विकास नहीं हुआ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब फिर वही समस्या आ गई कि उत्पादन के साधनों में वो विकास हुआ जो सामंतवादी व्यवस्था के अंदर, सामंतवादी उत्पादन के संबंधों के भीतर हो नहीं सकता था। इसलिए अब एक फिर नई जो संघर्ष शुरू हुआ, जमीन लैंडलॉर्ड, जिनके पास ज़मीन थी, उन लोगों का और किसानों का, अर्ध किसानों के बीच जो एक संघर्ष शुरू हुआ द्वंद्वात्मक के नियम के अनुसार, अब फिर जरूरत पड़ी कि इस व्यवस्था के बाद में भी एक कोई और नई व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान, तकनीक और इन शहरीकरण और हस्तशिल्प का बेहद विकास, व्यापार का बेहद विकास, साथ में कागज़ का विकास जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन एक तरह से विकास यूरोप में हुआ। और बारूद का विकास हुआ। इसलिए बड़ी बड़ी उत्पादन की ये जो जागीरें थी, बड़ी बड़ी जागीरों का निर्माण हुआ। और निर्माण होने के कारण साथ में वही अंतर्विरोध, विरोधाभासी संबंधों का निर्माण हुआ दो वर्ग के बीच में, भूस्वामी और कृषक, अर्धकृषक जो थे। अब इन संबंधों के अंदर जब संघर्ष होने लगा तो जो उत्पादन के संबंध थे, यानी उत्पादन के संबंधों में अपन ने बताया दो चीज़ आती हैं उत्पादन के संबंधों में। एक तो ये आती है कि समाज के किन वर्गों का उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक है और किन वर्गों का मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, एक तो ये उत्पादन के साधन, और फिर वो सामाजिक संबंध भी इसके अंतर्गत आते थे कि जिनका उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक है और जिनका हक अधिकार नहीं है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, ये उत्पादन के संबंध कहलाते हैं। तो अब ये जो उत्पादन के संबंध थे, इन संबंधों के भीतर उत्पादन की शक्तियों का विकास हुआ और इन विकास के कारण अब उत्पादन के संबंध पीछे रह गए थे। बार बार ये जो बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि उत्पादन के संबंध पीछे रह जाते हैं और उत्पादन के शक्तियों का विकास जल्दी हो जाता है, ऐसा ही हमने पहले युग में देखा। वो इसलिए होता है कि देखो, आप याद करिए, आपने ग्रेजुएशन लेवल पर एक बार सामाजिक परिवर्तन और सोशल चेंज के चैप्टर में एक सिद्धांत पढ़ा था विलियम ऑकबर्न का,
ऑगबर्न ये कहता है कि संस्कृति के दो पहलू होते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक गैर भौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन जल्दी आता है और गैर भौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन धीरे आता है ना। उदाहरण के तौर पर भौतिक संस्कृति में हम देखते हैं कि तुरंत नई नई सड़कें आ जाती हैं, नए नए वाहन आ जाते हैं, नए नए उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, नई नई तकनीक आ जाती है। और ये तो है भौतिक संस्कृति जिसमें विकास जल्दी होता है। और जो गैर भौतिक संस्कृति है वो है परंपराएं, प्रथाएं, वो हम जुड़ी रहती हैं तो उनमें विकास धीरे देता है। उदाहरण के तौर पर नए नए लोगों के पास नया पैसा आ गया, उनके पास धन आ गया, लेकिन उनको कार भी खरीद ली उन्होंने, महंगे महंगे कपड़े भी खरीद लिए, लेकिन अब वो कार को कहाँ खड़े करेंगे, किस गलत दिशा में चला लेंगे, उल्टी चला लेंगे, दारू पी के चला लेंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर का हिस्सा है, अभौतिक है। ये नियमों का पालन करना, परंपराओं का पालन करना और शिक्षा, इनमें परिवर्तन धीरे आता है। भौतिक संस्कृति दिखने वाली होती है, गैर भौतिक दिखने वाली नहीं होती है। तो अब नई नई चीज़ों में लोगों के पास आ तो गया। उदाहरण के लिए पहले पहले जब टेलीफोन आए थे तो लोगों गाँव में घरों में टेलीफोन तो आ गए, लेकिन गाँव की कल्चर नहीं बदली। तो जैसे ही ससुर का फ़ोन आता था तो बहू फ़ोन उठाती थी तो वो ससुर की आवाज़ सुन के घूंघट निकाल लेती थी या फ़ोन नीचे रख देती। अब परिवर्तन आ गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता है। तो ये गैर भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बाद में आता है। ठीक वैसे ही उत्पादन के साधनों में, भौतिक उत्पादन के भौतिक साधनों में परिवर्तन जल्दी होता है और उत्पादन के जो संबंध है उनमें परिवर्तन देरी से होता है। और जब इन दोनों का तालमेल खत्म हो जाता है तो एक और फिर नई व्यवस्था का जन्म होता है। तो इस तरह सामंतवादी युग में दो वर्ग बने, भूस्वामी, कृषक, अर्धकृषक। एक तरफ भूस्वामी थे, एक तरफ कृषक, अर्धकृषक थे। और बीच में शहरीकरण होने के कारण, हस्तशिल्प का विकास होने के कारण, तकनीक का विकास होने के कारण, विज्ञान का विकास होने के कारण, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसका नाम कार्ल मार्क्स कहता है बुर्जुआ। बुर्जुआ, बुर्जुआ शब्द काम में लेता है वो। अब उत्पादन की शक्तियों में ये बुर्जुआ चीज़ है, बुर्जुआ वर्ग है, ये बड़ा धीरे धीरे बहुत प्रभावशाली होने लगा। और ये इतनी तेज़ गति से हुआ, इतिहास को देखते हैं तो 100-150 वर्षों में पूरे यूरोप पे छा गया। और ये वही वो समय था जब यूरोप की शक्तियाँ पूरी दुनिया में उपनिवेश बना रही थी। भारत को भी उपनिवेश बनाया। 1498 में वास्को डी गामा आया, 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी रही, पूरी दुनिया में नई दुनिया की खोज हुई। और ये अब इस लेवल पर, इस मुकाम पर इतिहास एक बार फिर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के अनुसार बदलने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उत्पादन के संबंध, उत्पादन के साधनों के साथ में सामंजस्य खो बैठे थे। वो क्या हुआ उसके बारे में फिर बात करेंगे। गुड नाइट।